ओम शांति। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने हमें गुप्त योद्धा कहा है और हमारा गुप्त युद्ध चल रहा है। हम इस युद्ध से माया को, रावण को हराएंगे जो हम में ही है और अपने आप में संपूर्ण बन जाएंगे। लेकिन भगवान ने एक बारी मुरली में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि मिलिट्री के अंदर जो सैनिक होते हैं वो बिल्कुल हर पल ऑर्डर पे, टाइम पे चलते हैं। ऑर्डर मिला, लेफ्ट राइट, जो भी ऑर्डर मिला, सामने दिखा मतलब जाना है, मतलब जाना है, सामने गिरना होगा तो भी गिरेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, क्योंकि लेफ्टिनेंट का ऑर्डर है। ऐसे ही भगवान का हमें ऑर्डर मिला है और हमें अपने इस जीवन में ये सैनिक का पद याद रखना है, योद्धा का पद याद रखना है। अगर योद्धा का पद हम याद रखेंगे तभी हमारे में चुस्ती होगी, सुस्ती निकल जाएगी। फिर से याद रखेंगे, पांव के ऊपर पांव कोई नहीं चढ़ाएगा, हर कोई सीधा बैठेगा, कोई भी लेफ्ट राइट में लॉन्जिंग नहीं करेगा। चाहे तो पीछे सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करके अटेंशन में रहेंगे। बेसिक बात हमारी यहाँ पर पहुँचती है, थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ द फूड। थेराप्यूटिक माना क्या? तो समझो बाबा का कोई बच्चा है, इसे भगवान के कार्य में बहुत लगन है और यहाँ हमारे यज्ञ में है और उसे यज्ञ में यहाँ से ज्ञान सरोवर से यहाँ से ज्ञान सरोवर से यहाँ लगातार आना जाना पड़ता है। सुबह सुबह में गोपाल भाई जी ने बात बताई थी कि हम इतनी सेवाएं करते थे, 18-20 घंटा काम करते थे। समझो ऐसे ही किसी व्यक्ति को काम करना होता है और लगातार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मोटर बाइक के ऊपर दिन में 4 या 5 बारी आना जाना होता है। और अगर बारिश का मौसम है और अगर हवा चल रही है तो हवा चल भी रही है, लगातार बारिश गिर रही है और मोटर बाइक पे जाना है और रेन कोट नहीं है, तो उस व्यक्ति के शरीर में सुबह से शाम तक अंदरूनी ब्लड की सिस्टम में वो बदलाव आएगा, उसे ठंड लगेगी और उसे बुखार आ जाएगा। अगर ऐसे ही 2-3 घंटा लगातार ऐसे रहेंगे तो जरूर शरीर में परिवर्तन आएगा। पॉइंट क्या है? एक ही चीज, जैसे हमारा हाथ है, अब ये हमारे नाखून है, हम खाली इतना ही करते हैं। अगर 1-2 घंटे तक ऐसा करते ही रहेंगे तो ये हमारी चमड़ी छिल जाएगी और वहाँ से खून निकलेगा। मतलब लगातार किसी चीज का एप्लीकेशन ऑन द सिस्टम और उसमें से निकाला हुआ निष्कर्ष, रिजल्ट, उसे कहते हैं थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। तो ऐसे थेराप्यूटिक एप्लीकेशन में मैन द अननोन नाम का एक इंग्लिश में पुस्तक है। उस पुस्तक में कुछ वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कौन सा किया? कि भाई आहार सचमुच में क्या है, खुराक क्या कर सकता है। तो उन्होंने एक मुर्गी को काट डाला। मुर्गी को काट के, वो डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनका हार्ट निकाल लिया। हार्ट निकालने के बाद वो एक बर्तन में रखा। उस बर्तन के अंदर आहार का सीरम बनाया और वो हार्ट है, पैल्पिटेशन कर रहा है, वो हार्ट उस सीरम के अंदर धड़क रहा है, पैल्पिटेशन कर रहा है। तो उस सीरम में से वो सक करता है और आहार लेता है और अपने कोशों के अंदर बना हुआ गंध फिर बाहर फेंकता है।
उन्होंने देखा कि हार्ट पैल्पिटेशन कर रहा है। कई लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि बिना बॉडी के हार्ट पैल्पिटेशन करता है। वो हार्ट का धबकना, पैल्पिटेशन होना शुरू हुआ, उन्होंने, साइंटिस्ट ने इसका नोट शुरू किया। तो 10-11 घंटे में वो जो पूरा सीरम था, वो सीरम अल्कलाइन से एसिडिक बन जाता था। अल्कलाइन से एसिडिक क्या होता है? तो 0 से लेकर के यहां हमारे 12 तक, बीच में 7.2 to 7.5, 7.2 से नीचे जाएगा तो एसिडिक, और 7.5 से ऊपर जाएगा तो हाइपर एसिडिक। मतलब अल्कलीस भी इतनी हो जाती है कि वो जलाती है। इसलिए वो जो सीरम होता है, वो सीरम 7.2 to 7.5 के बीच में अल्कलाइन रहना चाहिए। ऐसा अल्कलाइन सीरम उन्होंने बनाया था और वो अंदर डाल रहे थे। थोड़ा सा टेस्ट करते थे और जैसे उसका अल्कलीस खत्म हो जाता था और एसिडिक हो जाता था, वो 7.5 उससे क्रॉस कर जाता था, तो उस सीरम को बदल देते थे, नया सीरम डाल देते थे। हर 10-11 घंटे में वो सीरम बदलता रहता है। सीरम बदलता रहता है और हार्ट पैल्पिटेशन चालू है। सामान्यतया मुर्गी का आयुष्य 6 या 7 साल, उससे ज्यादा मुर्गी जिंदा रहती नहीं है, मर जाती है। तो इन्हों को देखना था कि हम इसको राइट फूड दें तो ये हार्ट कितना समय जिंदा रहता है। तो एक्सपेरिमेंट चला 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन हार्ट मरता नहीं है। मुर्गी की उम्र तो 7 साल की है, लेकिन मुर्गी का हार्ट अभी जिंदा रहा है, उसको 15 साल हो गया। हार्ट मरता नहीं है। सीरम बदलने का प्रोसेस चालू ही है, सीरम बदलते ही जा रहे हैं, लेकिन हार्ट जिंदा है। 20 साल, 25 साल हार्ट जिंदा है, 30 साल हार्ट जिंदा है, 33 इयर्स कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन और हार्ट जिंदा है। 33 साल में साइंटिस्ट ने उसमें लिखा है कि हमारी समझ ये कहती है कि ये हार्ट आज की तारीख में 33 साल के बाद भी इतना हेल्दी है कि वो दूसरे 33 साल भी जिंदा रहेगा। दूसरे 33 साल भी जिंदा रहेगा। इस हार्ट के सेल और उसका फंक्शन और उसके रिपोर्ट, जैसे अभी हमारे हार्ट के टेस्ट होती है तो स्ट्रेस निकालते हैं, ये निकालते हैं, सब कुछ करते हैं ना, इकोकार्डियोग्राम करते हैं, ये सब। ऐसे ही वो हार्ट की भी वो लोग टेस्ट करते थे और उसके सेल की भी टेस्ट करते थे। दैट हार्ट वॉज फुल्ली कंप्लीट हेल्दी। 33 साल के बाद में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिसकंटिन्यू किया और बुक में लिखा है कि ये हार्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्दी है और ये हार्ट दूसरे 33 साल तक अगर हम ऐसा देते रहे तो वो जिंदा रहेगा। वैज्ञानिकों ने लिखा है, मैंने नहीं। ये जो बड़े धुरंधर, जो जिसके बारे में विषय में जो जानते हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उनको समझाना था संसार को। क्या समझाना था? कि अगर शरीर को सही आहार दें तो मौत जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन इसमें एप्लीकेशन किस किस चीज का हुआ, कोई बताएगा? आहार का एप्लीकेशन हुआ, राइट, फाइन। अल्कलाइन लेवल मेंटेन करके रखा, राइट। और कोई? हाँ जी, टाइम का फैक्टर। हाँ जी, हाँ, राइट, वेरी करेक्ट, वेरी इंटेलिजेंट मैन। व्हाट? मुर्गी देखती है, मुर्गी सुनती है,
मुर्गी मुर्गे को भी देखती है, मुर्गी सेक्स भी एंजॉय करती है, मुर्गी बच्चे भी पैदा करती है, मुर्गी के सामने बिल्ली आ जाती है, भागती भी है। रात को कभी जल्दी अंदर बंद कर दिया तो मुर्गी बंद हो जाती है। कहाँ नेचुरल अवस्था में भी रहती है तो हवा के झोंके, डर, परेशानी इससे लगातार रहता है। मतलब मुर्गी के माइंड के ऊपर जितने इफेक्ट आते हैं वो सारे इफेक्ट हार्ट के ऊपर भी आते हैं। लेकिन यहां तो मुर्गी ही नहीं थी, इसलिए सोच ही नहीं थी, इसलिए उस हार्ट के ऊपर कोई भी खत्म करने वाला विचार नहीं था। तो हम इसमें से क्या सीखेंगे? बाबा ने जो बताया है वो अगर हमारा मन एक्चुअली ज्योतिर्बिंदु को देखता है और एक्चुअली ज्योतिर्बिंदु में टिका रहता है और एक्चुअली 5 बातों से परे रहता है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 कर्म इंद्रियां आत्मा को विविध रसनाओं में घसीटती है और ले जाकर के पकड़ के अकेले में पीटती है, मारती है, चीरती है, फाड़ती है। वही है कारण दुख। अगर ये 5 रसनाएं, 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर आत्मा ने ज्ञान का ज्ञान अप्लाई किया, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो ले। गाना सुना, योग में बैठे हैं, गाना सुन रहे हैं, लयबद्ध आवाज है, हमारी ध्यान लग गई है और शरीर डोलने लग गया, पक्का हमारा मन कर्ण रस में चला गया। आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ी नहीं है। आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ी नहीं है। तो ठीक उसी तरह हर एक कर्म इंद्रियों से जितनी भी रसनाएं हैं, उन रसनाओं के ऊपर अगर हमारा विजिलेंट सैनिक की तरह नजर होगा कि जैसे कोई आया ठा 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 ठा, माया को मार्जिन अगर न दिया और हमारे मन को साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा माना क्या? बाबा आकर के बैठे हैं, पूरी सभा है, 25,000 लोग बैठे हैं, बाबा सबको देख रहे हैं। अच्छा, इसमें आज 3-4 राजाएं हैं और बाकी कुछ सिपाही हैं, बाकी प्यादे हैं। ओहो, इतने सारे दास हैं। ओम शांति। तो हमें संभलना है हमारे मन को। आज यहाँ हम खाने की बातें सीखने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, सॉरी। हमारा जो लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। हमारा जो यहाँ परिवार है, जो परिवार हमारे साथ 5,000 साल तक चलने वाला है, ये 5,000 साल तक साथ चलने वाला परिवार सदा सुख को कैसे पाए और ऊंच से ऊंच पद कैसे मिले, इसके लिए हमारे ये परिवार के आत्माओं को इसका ज्ञान सही हो जाए, जिस ज्ञान से वो अपने शरीर को ठीक रखे और जिसके ठीक रहने से उनकी मेडिटेशन, उनकी ध्यान ईश्वर के साथ लगातार लगी रहे, उनका तन लगातार 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा रहे और उसके तन के तंदुरुस्त रहने से जितना धन वो लोग बचा पाएं। जैसे अभी मैंने शुरू में खड़ा किया था, भाई कितनों ने 1 साल तक दवाई नहीं खाई है, तो भगवान के भंडारे से अपने शरीर के लिए अपने संयम के माध्यम से अच्छा रखा है, इसलिए भंडारे में से हम एक भी पैसा अपने तन के पीछे नहीं खर्च करते हैं, फिर भी अपना तन भगवान के ज्ञान में लगाते हैं, तो उसका कई गुना रिटर्न हमारी आत्मा को मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा रिटर्न तन, मन और धन तीनों से पाए और हमारी आत्मा सच में नारायण और लक्ष्मी के एकदम करीब का पद पा ले।
तो हम खाना सीखने नहीं आए हैं। बराबर ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था, शुरू किया वहीं बताया था, और वो बताया था सुनना, लेकिन अंत था स्वरूप। तो किस स्वरूप में हम चाहते हैं कि आप चलें, उस स्वरूप को जान लेना शाम तक में, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। शाम तक में इसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो हंगेरी में जहाज, मतलब दरिया के अंदर जहाज चलते हैं, वो हंगेरी का एक एग्जाम्पल है। तो वहां जहाजों के अंदर कुछ सैनिकों को लगातार फाइटिंग के अंदर कहां इधर उधर, क्योंकि पहले दरिया के अंदर चांचियागिरी बहुत होती थी, और ये दरिया के अंदर सैनिकों को जहाजों के अंदर लगातार रहना पड़ता था, और दरिया के अंदर जो जो खाना होता था उन्हीं खाने से उनका जीवन चलाना पड़ता था, क्योंकि वहां तो दूसरा कुछ आएगा नहीं। अब उनको पता नहीं था कि कौन सा खाना राइट है, कौन सा खाना गलत है, इसलिए काफ़ी महीनों तक उन दरिया में रहते थे, और समंदर में रहते रहते खारे पानी के बीच में, इतनी धूप के बीच में, धरती के अंदर नीचे कहाँ भी उतरना नहीं है, और लगातार दरिया में अपनी सेवा लगाए रखना है, तो उनके शरीरों में स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता था, जिससे उनकी चमड़ियाँ फट जाती थी, उल्टियाँ उनको बहुत होती थी, खाना नहीं खा सकते थे, और बहुत क्रूश हो जाते थे। वहां पे एक ब्रिटिश जेम्स लिंड करके नॉर्वेजियन का एक सर्जन, और दूसरा एक हॉल्स्ट और फॉलिस, ये 3 मेडिकल के आदमी थे। उन्होंने इन बातों के ऊपर गौर किया, और उन्होंने जहाजियों को अच्छा करने का बीड़ा पकड़ा, और उन्हों को नेचर क्योर के बारे में जानकारी थी। तो उन्होंने उन जहाजी सैनिकों को चौकरदार खाना और फलों के रस दिया, लेकिन इसमें अहम जो रस है वो नींबू का रस दिया। ज्यादा से ज्यादा दिन में कई बारी उनको नींबू का रस पिला करके इनके इस रोग से मुक्ति दिलाया, ताकि लंबे समय तक ये सैनिक कुछ अच्छी तरह से अपना तंदुरुस्ती संभाले और सेवा भी करें, और वो सैनिक सारे स्कर्वी रोगों से मुक्त हुए। आखिर में इनकी इतनी अच्छी सेवा चली कि चारों तरफ ये बात फैल गई कि भाई जहाज में जाते थे और जितने लोग बीमार हो जाते थे, अभी उनको अगर नींबू का पानी देते हैं तो वो बीमारी सारी निकल जाती है, और अभी बीमारी का कोई कारण नहीं रहता है, और हम तंदुरुस्त रह सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्ती से काम कर सकते हैं। वहां पे उस वक्त सर गिलबर्ट नाम का एक आदमी था, बड़ा सेनापति। फिर उसने इसी बात को रूल के रूप में पैदा कर दिया, कायदा बना दिया कि हर एक सैनिक जो जहाज में जाएगा उनको अपने साथ ये नींबू रखना है, और हर एक को कंपलसरी लाइन में आकर के सबके सामने नींबू का रस पीना है। कायदा बनाया। पॉइंट समझ में आया? थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ राइट फूड। रोग कौन सा था वो समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन राइट फूड अप्लाई किया, रोग चला गया और लोग अच्छे रहने लगे। ऐसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसमें कई खाद्य तत्व हैं। ये खाद्य तत्वों में लास्ट में जो विटामिन तत्व है, वो विटामिन तत्व किसी को नहीं पता था। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, साइट्रिक एसिड, स्वीट फ्रूट, ये सब कुछ सबको पता चला था, लेकिन विटामिन क्या था वो नहीं पता था। वो 18वीं सदी में जो पता चला, वो जहाजियों में लंबी यात्रा, लंबे लंबे समय तक जहाज के अंदर रहना पड़ता था, तो उनके मसूड़ों के अंदर, ये जो मसूड़ है उसमें से खून निकलता था, और उनकी जो मांसपेशियां थी वो शिथिल हो जाती थी। जब वो वापस आते थे तो बंदूक वगैरह उठाने के काबिल नहीं रहते थे। ऐसे उनके शरीर में परिवर्तन आ जाते थे, और उनके हार्ट की जो गति है वो बहुत वीक हो जाती थी, माइल्ड हो जाती थी, धीमी पड़ जाती थी, वो क्रूश हो जाते थे। तो उन्हों को उसके बाद में फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। उन्हों को जहाजी कप्तान, उस वक्त कोई जहाजी कप्तान कुक करके आदमी था,
उस कुक करके आदमी ने उन्हें फल खिलाया, सब्जियां खिलाई और नींबू का रस पिलाया और चौकरदार खाना खिलाया। चौकरदार माना छिलके सहित का। और वो सारे अच्छे रहने लग गए। इसके बाद में इसने इतना अच्छा काम किया कि वहाँ की उस वक्त की रॉयल सोसाइटी एक थी, जैसे हमारे यहाँ लायंस क्लब, ये वो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है, तो रॉयल सोसाइटी ने उसको कॉपले पदक अवार्ड किया। कॉपले पदक, उस कुक को कॉपले पदक अवार्ड किया। भाई तुमने जहाजी सैनिकों के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। इसके लिए उसे वो पदक दिया गया और उसे सम्मानित किया गया। ऐसा ही अभी मैं आपको जो बता के गया उसमें जहाजियों में कुछ जगह पे एरिया वाइज, कुछ एरिया में मतलब जो शहर ठंड के नज़दीक है तो वहाँ के दरिया में अलग इफेक्ट, जो शहर गर्मी के नज़दीक है उसके एरिया में अलग इफेक्ट, ऐसे अलग अलग इफेक्ट होती थी। तो जहाजियों के अंदर बेरी नाम का रोग होने लगा, जिसमें उनकी नाड़ियों में सूजन आ जाती थी और पैरालिटिक इफेक्ट आ जाती थी। सबको वो पैरालिसिस हो जाता था परसेंटेज वाइज। तो उनको ठीक करने के लिए जापान का एक नौसेना का सेनापति एडमिरल करके एक आदमी था, उसने इनको स्पेशली चौकरदार खाना ही ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया। मतलब जो चावल होता है वो चावल को पॉलिश नहीं करने का, अनपॉलिश चावल, और गेहूं जो होते हैं उसका आटा नहीं बनाने का, उसको थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके जैसे हमारा दलिया बनाते हैं तो चोकर के साथ हो गया। ऐसा खाना उनको खिला करके इस बीमारी से मुक्ति दिलाई और फल फूल और सब्जियां खिलाई। ये सभी बातों को हम समझे तो आखिर में हम कहाँ पहुँचे। जावा द्वीप में बेरी नाम के रोग से अस्पतालें भर गई, पूरी की पूरी हॉस्पिटल बेरी रोग से भर गई। उनको कैसे ठीक किया जाए। तो वहाँ भी ऐसे ही लोगों के शरीर में नाड़ियों में ऐसा ही सूजन वगैरह आ जाता था, लेकिन उनको पता चल गया। क्या पता चला कि इन सबको ये रोग कैसे हो गया। तो वो लोग सब नॉन वेजिटेरियन थे, तो मुर्गियां खाते थे, तो मुर्गियों के अंदर ये रोग था। अब मुर्गियों के अंदर ये रोग था, इसलिए उनको जानकारी पड़ गई और वहाँ के जो सेनापति थे उसको, एडमिरल को, और वो जानकारी होने से उन्होंने ये मुर्गियों को खिलाना बंद कराया और फिर ये फल फूल और सब्जियां और ये नींबू का रस और ये सब दे करके पूरे एरिया के अंदर से सभी लोगों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाया। कहने का मतलब कि जो राइट आहार है अगर मनुष्य को दिया जाए तो शरीर में हम जो चाहते हैं वो परिवर्तन आ सकता है। हम यहाँ पर एक हमारे बुजुर्ग भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनको बुला रहे हैं। उनका नाम है दुर्गा प्रसाद जी। आइए। हमारे ये दुर्गा प्रसाद जी को ओम शांति। कुछ समय के पहले वो अपने गांव गए थे और वहाँ किसी ने टक्कर मार दी तो उनकी पसलियों में क्रैक हो गया था। उन्होंने हमें फ़ोन किया। वो पूरा ब्यौरा दुर्गा प्रसाद जी आपके सन्मुख पेश करेंगे। ओम शांति। 10 जनवरी 2006 को मैं जोधपुर गया था, तो एक सड़क क्रॉस करके पार कर रहा था पैदल ही, एक भाई ने रोंग साइड से आके मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी। तो मैं नीचे गिर गया, हड्डियां बहुत ज़ोर से कड़कड़ बोल गई एकदम। वो भाई फिर मोटरसाइकिल रोक करके आया, बोला अंकल आपको चोट तो खूब लगी है, मैं हॉस्पिटल ले चलूँ।
मैंने कहा नहीं भैया, आपका मेरा हिसाब किताब पुराना था, वो चुकतू हो गया, अब ऊपर वाला ही करेगा मेरा। तो फिर सर्दी का टाइम था तो सामने दुकानदार थे, वो कुर्सी वगैरह लाए, धूप में बिठाया मेरे को उठा के। उसके बाद 15 मिनट में बैठा, फिर मैंने देख लिया अब यहाँ बैठने से भी कुछ नहीं, 5-7 मिनट का ही हमारा घर का रास्ता था। मैं वहाँ चला गया। जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर में घर था, 12 करीब बज गए थे, तो वहाँ खाना हम हाथ से ही बनाते हैं। और घर पहुँचने के बाद में मैंने कहा ठिकाने से तो आ ही गए अब, और भूख भी ज़ोरदार लगी, क्योंकि सवेरे से हम कुछ खाते नहीं हैं, खाली फलाहारी करते हैं, तो 12 बज गई थी। तो मैंने हिम्मत करके खाना भी बनाया, बैठ करके खाना बनाते हैं हम, वहाँ खाना बनाया, आराम से खाया और खा करके फिर सो गया। तो एक बच्चा गया हुआ था, वो मार्केट में था, वो आया 3-3:30 बजे, उसके लिए भी भोजन बना के रखा। उसके बाद में वो खाना खा के रेस्ट कर लिया दूसरे रूम में। तो 4:30 बजे मैंने उसको कहा भाई आज ऐसा ऐसा हो गया है। तो बोला हाथों हाथ टेलीफोन करो पंकज भाई जी को। तो मोबाइल था मेरे पास में, इनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा अभी इनको संतरे का रस पिला दो, और रात में पपीता और खजूर खिला देना, और सवेरे आबू रोड भेज दो, अब इनको चित्त सोना है, और फिर मैं जो ट्रीटमेंट बताऊं वो देना है। तो मैं दूसरे दिन सवेरे बस से आबू रोड पहुंच गया। इनसे बात की आते ही, तो इन्होंने मेरे को 5 टाइम के कैल्शियम बढ़ाने के जूस दिए और रात्रि 1 टाइम भोजन दिया। 20 दिन में मैं वापस तैयार हो गया और मुरली सुनने आने लग गया। उसके बाद से फिर मैंने 1 महीने बाद में उसका एक्सरे निकाला। तो पहले कई डॉक्टरों ने कहा कि नहीं आपका फ्रैक्चर हुआ ही नहीं है, आपके सूजन तो आई ही नहीं। तो मैंने इनसे बात की, बोला ऐसा कहते हैं? तो बोला नहीं, आप 3-4 साल से न घी खा रहे थे, न दूध पी रहे थे, न चीनी खा रहे थे, इसलिए आपके सूजन आएगी भी नहीं। और सूजन नहीं आई। उसके बाद में वो ठीक हो गया। एक दिन मैं बैठे बैठे ही नेचुरोपैथी का अनुभव तो इनके साथ रहते हैं, तो थोड़ा बहुत करते रहते हैं। तो एक बहन जी को कोई चिकनगुनिया हो गया, और वो मेरे से पूछने लग गए कि ये जॉइंट पेन तो अभी भी रह गया, काफ़ी दिन हो गया, और बीच बीच में बुखार भी आ जाती है। तो मैं उनको बताने लगा कुछ उपचार, यहाँ सामने ही बैठ करके बताते बताते ही मेरे मन में क्या संकल्प हो गया एक, कि ये चिकनगुनिया मेरे हो तो पता तो चले ये कैसे होता है, कैसे मिटता है। तो ये 1.5 महीने पहले की बात है। दोपहर को ही बस चलना फिरना बंद, और बुखार आ गया। देखो आप संकल्प भी कैसा काम करता है। तो ये भी संयोग से वो हार्ट का प्रोग्राम चल रहा था कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें आए हुए थे। मैंने इनको टेलीफोन किया, मुझको ऐसी हालत हो गई है। वो हालत भी हुई तो ऐसी हुई कि मैंने जीवन में ऐसा रोग देखा ही नहीं। यहाँ से हड्डी बाहर निकल गई, यहाँ से बाहर निकल गई, हाथों की बाहर निकल गई, कमर बिल्कुल जाम, न चला जाए न उठा जाए। ये आए शाम को, तो बोले 4 दिन में तैयार करेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो तो मेरे को पता ही है, करेंगे ही। तो 2 टाइम इन्होंने 7 चीज़ का काढ़ा पिलाया मेरे को, और 4 दिन में नारियल के पानी में 2-2 नींबू 4 टाइम, 8 नींबू रोजाना के, 4 दिन में तैयार किया। तो बोला तैयार होने के बाद में आप खाने की फुर्ती नहीं करना, मैं बता देता हूँ, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन इस प्रकार से 4 टाइम जूस वगैरह लेकर के फिर रात्रि को थोड़े चावल लेने हैं आपको। फिर मैंने वैसे ही किया, अभी ठीक है। और हमारे परिवार में भी पूरा परिवार ही इसको फॉलो करता है। तो जब हम ये खुराक फॉलो नहीं करते थे तो थकान भी आती थी, हार्ट प्रॉब्लम भी थी, कई तरह की गड़बड़ें और भी थी शरीर में। अब 3-4 साल से कोई तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, न हार्ट प्रॉब्लम है, न गैस की है, न कोई ब्लड प्रेशर शुगर, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ऐसे ही हमारे घर में भी युगल को ब्लड प्रेशर और शुगर रहता था, तो वो भी उसी दिन से इन्होंने गोलियां बंद करा दी 3-4 साल पहले।
और कंप्लीट नॉर्मली चलाते हैं उसको। तो खाली खाने पीने से ही सारा सिस्टम बदल दिया। और खान पान में भी क्या है, छुड़ाया कुछ नहीं, 5 टाइम खिलाते हैं हमको, पर सुबह ही सुबह भारी भरकम प्रोटीन वाला खाना नहीं खिला करके और सुबह ही खट्टा जूस या कोई खट्टा फल खिला देते हैं। और फल नहीं होते हैं तो एक नींबू ही पानी में, आधे गिलास पानी में, गुनगुने पानी में ले लेते हैं, या 1 चम्मच आंवला पाउडर ही ले लेते हैं। उसके बाद में 9 बजे कोई फल हो मीठा तो एक तरह का फल खाना है, और नहीं तो आलू ही उबाल के खा लीजिए, शकरकंद उबाल के खा लीजिए, या अंजीर हो, खजूर हो तो भिगो करके खा लीजिए। तो वो आपका 12 बजे तक का काम हुआ। उसके बाद में 12 साढ़े 12 बजे भोजन में 100-150 ग्राम कच्ची सब्जियां पहले, उसके बाद में भोजन करते ही आधी घंटा रेस्ट जरूरी, तो सहज खाना हजम हो जाता है और भोजन में पानी नहीं। इस प्रकार की ये डाइट चलती है, तो सारा परिवार ही स्वस्थ है, ठीक है, और बहुत अच्छी एनर्जेटिक पावर रहती है। 12-16 घंटा काम करके भी कभी थकान महसूस नहीं होती है। पहले मैं सीढ़ियाँ चढ़ता थक जाता, आज यहाँ भी मैं 2 घरों के बीच में 300 सीढ़ी डेली चढ़ता हूँ, लेकिन कभी थकान, श्वास उठना ये सब नहीं होता है। पहले मेरे को जुकाम होती तो 1 महीना कम से कम चला जाता, खूब तबीयत खराब हो जाती, श्वास उठ जाता, कफ निकलता। अब वो जुकाम ही 2-3 साल से डाइट सही रहती है, जुकाम ही नहीं होती। तो सारे ही फायदे हुए हमको तो इस उम्र में, और मैं समझता हूँ आप लोग भी इसका पूरा लाभ लीजिए। क्योंकि एक बात मेरे समझ में आई कि जैसे ये बिल्डिंग है, एक दीवार है, तो दीवार में ईंट लगी हुई है, चूना सीमेंट लगी हुई है, और ये दीवार टूट गई कारणे अकारणे। हम चाहें इसमें सोने की ईंट फिट करके भी हम इसकी मरम्मत कर दें, पर वो होगी कभी नहीं। क्योंकि शरीर है 5 तत्वों का, और 5 तत्वों के विपरीत हम साइंस के साधनों से बनी हुई कोई भी चीज़ इसमें डालेंगे, प्रकृति किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। प्रकृति का अपना ही नियम है। पहली बात तो शरीर में इतनी शक्ति है कि जुकाम भी हो जाती है तो आप 3-4 दिन शांत बैठिए, देखिए शरीर का सिस्टम अपने आप ही जुकाम ठीक होगी। पर हम बीच में गोली, दवाई, दूसरी चीज़ें लेकर के उसको लंबा कर देते हैं, और वही जुकाम जब दब जाती है अंदर की अंदर, रिलीज तो होती नहीं है, तो धीरे धीरे उसी का अस्थमा बन जाता है। इस प्रकार से बहुत ही हमको तो लाभ मिला। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब ने अपना अनुभव बताया, बड़ी अच्छी बात है। मैं जो कहना चाहता था, थेरापिटिक एप्लीकेशन ऑफ फूड। हम तो दूर थे, फिर हम दूर चले गए, न दूसरा एक्सरे निकलवाया, न उनके शरीर में कुछ डाला, न कुछ भी किया, राइट खाना दिया। और सामान्यतया एज पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी 60 साल के बाद में शरीर में हड्डियां टूट जाती है तो उनका जुड़ना ऑलमोस्ट बहुत ही कठिन, हालांकि यहाँ तक लिखा है कि नामुमकिन। इसलिए जैसे बड़ी उम्र के लोग, उनको जब हड्डियाँ टूट जाती है तो बॉल वगैरह का रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन वो भी मतलब हड्डियाँ जुड़ती नहीं हैं। फिर भी बाबा जी की उम्र भी काफ़ी है और उन्हों के शरीर में ये हड्डी जुड़ गई, ये बड़ी बात है। हालांकि हम कुछ नहीं करते हैं, पॉइंट एक ही है, ज्ञान का ज्ञान। जो सही समझ में आया वो उनको दिखाया, इसलिए जो सही होना था वो हुआ, और सही होने से सही फल अपने आप बाहर आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे पास 5 मिनट की देरी है, तो हम वैसे पहले मैंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर भी कनेक्शन है इसलिए बताऊंगा। डॉक्टर शेल्टन ने कुछ बंदरों के शरीर में ट्यूबरक्लोमा के जर्म एंटर किए,
और ट्यूबरकुलोमा के जर्म एंटर किए, उनके ब्रेड में दिए, उनके मुंह से डाले, उनके इंजेक्शन द्वारा डाले, उनको घाव करके पेस्ट किया और उनके शरीर में ट्यूबरकुलोमा के जर्म डालने के बाद सभी बंदरों को ट्यूबरकुलोमा हो गया है। ऐसा एक्चुअली साइंटिफिकली रिपोर्ट के थ्रू प्रूव हो गया कि अभी सभी बंदरों को ट्यूबरकुलोमा हो चुका है। उसके बाद में डॉक्टर साहब ये समझना चाहते थे, डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन, ही इज़ अमेरिकन डॉक्टर, उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है। वो एमडी के सिवाय उनके पास 27 डिग्रियां थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक नेचुरोपैथी किया और उन्होंने 35 पुस्तकें लिखी हैं। उन 35 पुस्तकों में हाइजीनिक सिस्टम वॉल्यूम 1 to 7, 1200 पेजेस ईच, इतना सारा काम उन्होंने किया है। और संसार में वो ही एक लास्ट आदमी है जिन्होंने पूरे संसार में, पूरे विश्व में किस किस नेचुरोपैथ ने, मतलब जो मेडिकल साइंस के थे या साइंटिफिक थे या नहीं साइंटिफिक थे, लेकिन नेचुरल तरीके में क्या क्या लोगों ने क्या किया है, वो सारी एप्लीकेशन को कंपाइल करके उन्होंने अपने बुक्स के अंदर डाला है। उन्होंने ये बंदरों के शरीर में ट्यूबरकुलोमा के जर्म डालने के बाद, कंफर्म होने के बाद, उनको ये जानना था कि ये बंदर कैसे ठीक नेचुरली हो सकते हैं। तो नेचुरली ठीक होने के लिए उन्होंने एक फार्म बनाया था। उस फार्म के चारों तरफ उन्होंने जाली लगवा दी थी और उन फार्म के अंदर उन्होंने फलों के पौधे और सब्जियां कुछ लगाई हुई थी। उन सारे बंदरों को उन्होंने उस कंपाउंड के अंदर छोड़ दिया और वहाँ पर सारे कैमरास लगे हुए थे और वो उनके आदमी भी सारे लगातार देखते रहते थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये बंदर ठीक कैसे होंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे फल फूल और सब्जियां होने के बावजूद अंदर छोटा सा तालाब भी बनाया था। बंदर दिन भर में वहाँ जाते और पानी पीते और सो जाते, पानी पीते और सो जाते। किसी ने 1 दिन का, किसी ने 2 दिन का, किसी ने 3 दिन का फास्ट किया। और उपवास करने के बाद में जब उनके शरीर में ऐसा लगा कि अब हमारा शरीर कुछ खाना खा सकता है, तब उन्होंने वहाँ से वो पूरे कंपाउंड के अंदर एक बहुत बड़ा जगह थी जिसमें एक पौधा लगाया था, एक सब्जी थी, वो सब्जियों के बड़े बड़े पत्ते थे, वो पत्तों को खाना शुरू किया। दिन में 4-5 दफ़ा वो थोड़े थोड़े पत्ते खा करके आकर के चुपचाप बैठ जाते और सोते रहते, आराम करते रहते। डॉक्टर ने देखा कि धीरे 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 सारे बंदर परफेक्टली ठीक हो गए और सारे बंदरों का फिर से टेस्ट किया, स्पुटम टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया, तो उनको ट्यूबरकुलोमा मिट गया था। सभी के ट्यूबरकुलोमा ठीक हो गए। डॉक्टर सोच में पड़ गए, लेकिन डॉक्टर के दिमाग में एक बात आई कि इतने सारे फल फूल और सब्जियां होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी, ये पत्ते ही ये बंदर क्यों खाते हैं और दूसरा सब क्यों नहीं खाते हैं। तो उन्होंने देखा कि उन पत्तों को लेबोरेटरी टेस्ट करवाने से पता चला कि उन पत्ते में 626 मिलीग्राम कैल्शियम था। अब डॉक्टर साहब को पता था कि डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम इन द सिस्टम इज द राइट कॉज ऑफ द ट्यूबरकुलोमा। कोई भी शरीर के अंदर जब कैल्शियम ड्रेन आउट हो जाता है तो हड्डी के अंदर जगह पड़ जाती है और उसी जगह के अंदर जम आकर के उस हड्डी को खाना शुरू करते हैं। माना खही रोग, माना हड्डी सड़ना लगती है और सड़ने लगने वाली जो हड्डी है वहाँ पर बाहर से हवा से जम आ जाते हैं और वहाँ पे जम बैठ करके वो खाते हैं। अब वो खाते हैं जो सड़ी हुई हड्डी है उसको, लेकिन हमारे साइंस के हिसाब से फिर उसको 1 साल का पूरा ट्यूबरकुलोमा का ट्रीटमेंट कराते हैं, दवाई गोली दी जाती है। लेकिन हमारा नेचर की ओर ये कहता है कि किसी को ट्यूबरकुलोमा मिटता नहीं है। कहने का जो अर्थ है वो ये है कि बंदरों का बीमारी ठीक हो गया। बहुत समझने वाली बातें हैं और बहुत लॉजिक बातें हैं और सच्ची में इंटेलेक्ट बातें हैं। इसमें क्या क्या समझने जैसा है, कोई बताएगा? राइट साइड में भाई साहब बताएंगे कुछ? बढ़ता है। फूल गोभी का पत्ता था, वो पत्ता था फूल गोभी का पत्ता। वो पत्ते मनुष्य नहीं खाते हैं, मनुष्य तोड़ करके फेंक देते हैं। ये मनुष्यों की अकल है और वो बंदरों की अकल है।
लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या थी? राइट, ये भी इनका आइडिया बहुत वेरी करेक्ट है कि सूर्य की किरणें पड़ने से इसका कैल्शियम का क्रिएशन में आएगा, तो फिर बाद में बताऊंगा। हाँ, और कोई? और कोई? अरे बेसिक बात यह है कि छोटे में छोटा बंदर का बच्चा और बड़े में बड़ा बंदर, बड़ा उम्र वाला बंदर, ये सबको इस बात का पता था कि हमारे शरीर में टीबी नाम का रोग हुआ है। परफेक्ट नॉलेज, ज्ञान का ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज। उनके शरीर में कौन सा रोग हुआ है वो उनको पता था। भले वो नाम दे नहीं पाते थे, भले हमने नाम दिया ट्यूबरकुलोमा, लेकिन उन बंदरों को पता था कि हमारे शरीर में कौन से विजातीय द्रव्य इकट्ठे हुए हैं, उनको कैसे ठीक से बाहर निकालना। और इसके साथ साथ उन्हों को ये भी पता है कि इतने सारे फल और सब्जियों में हमारे शरीर को ठीक करने वाला कौन सा तत्व है। वो कैल्शियम 626 मिलीग्राम का कैल्शियम उस पत्ते में था, और उन्हीं पत्तों को खाकर उन बंदरों ने अपने को ठीक किया। डॉक्टर साहब ने अपने बुक में लिखा है कि एक्चुअली देखा जाए, इन फैक्ट इफ आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मंकी इज ए डॉक्टर। क्योंकि मैं तो फिर भी डॉक्टर हूं, और इतने सारे रिपोर्ट निकालने के बाद में भी मेरे को पता नहीं चलता है कि सचमुच में कौन सा डिसीज है। इसको तो कोई भी रिपोर्ट के सिवा पता है कि मुझे टीबी हुआ है। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन माना राइट फूड एप्लीकेशन ऑन द सिस्टम, एनी डैम डिसीज यू कैन क्योर इट, यू कैन क्योर इट, यू कैन बिकम हेल्दी। आप अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हो। मैं आपको फूल गोभी के पत्ते के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं, इसलिए आपका ध्यान में आ जाए। ये सारणी है खाद्य पदार्थ के प्रति 100 ग्राम में मिनरल और विटामिन बताने वाला पत्रक, न्यूट्रिशन रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा प्रकाशित न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड से अवतरित। और इसमें ये फूल गोभी का पत्ता मैं आपको बताता हूं, इसमें प्रोटीन है 4.9, चर्बी है 1.3, कार्बोहाइड्रेट्स है 7.6, मिनरल्स है 3.2, कैल्शियम है 626 और फॉस्फोरस है 107, लोह आयन है 40। इतनी चीजें हैं। अभी हम जो चीज खाने वाले हैं, अभी यहां से हम जाएंगे भोजन के ऊपर, लेकिन भोजन के ऊपर जाने से पहले हमको भोजन को जान लेना है, उसके बाद में भोजन करना है। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा और समझने वाली बात है। जानवरों में एक ऐसा जानवर है, आप कोई भी चीज़ आपके कंपाउंड के बाहर डालो, वो भाग के आएगा और फटाक से खा लेगा। दिन में 100 बारी डालो, वो 100 बारी खा लेगा। उस जानवर का नाम जानते हो आप? सूअर। सूअर कितनी भी बारी डालो वो खाता ही रहेगा। पॉइंट जो मेरा है कहने का कि हम खाने को समझें। खाने को समझे का मतलब क्या है कि अभी हमारा शरीर जिंदा है, लाइव, और लाइव शरीर को लाइव फूड देने से लाइव फूड बॉडी में अटैच होता है। जैसे बाबा जी ने बताया, भाई ईंट का बना है इसलिए तुम ईंट रखो, सोना बीच में मत रखो या लोहा बीच में मत रखो। हाँ, पॉइंट इज दैट, करेक्ट। तो नहीं, वो पूरा सोने का होगा। पॉइंट इज वो पूरा सोने का होगा। अभी जो पॉइंट है कि जीवंत शरीर में जीवंत चीजें ज्यादा डालने से जीवंत चीजों में रहा हुआ जीवंत चैतन्य तत्व हमारे शरीर में आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे घर में बड़े ड्रम के अंदर गेहूं पड़ा है। अब उसमें से गेहूं किसान ने कब उगाया होगा, कहाँ से कब मंडी में आया होगा, मंडी से हमारे घर में कब आ गया, घर में आकर के 1 साल हो गया, आप उसमें से एक मुट्ठी भर करके बारिश के सीजन में उठा के बाहर फेंक दो, वो स्प्राउट होगा और उसमें से पौधा बन जाएगा। इतने समय के बाद में भी गेहूं जिंदा है। तिल उठा के बाहर फेंक दो, तिल जिंदा है। और शैलकाल की गोली आप हमारे बगीचे में 1 इंच का 2 फुट का खड्डा खोदकर उसमें खाद डालकर उगा दो, रोज पानी डालो, उगने वाली।
इसलिए जिंदा चीज़ें जिंदा शरीर में स्वीकार होती है। अब हमारा सलाद हमको पहले खाना है। भोजन करने के समय हम जो अभी खाएंगे तो भोजन में थाली हमारे सामने जरूर होगी, लेकिन पहले सलाद खाएंगे। सलाद पूरा होने के बाद ही कोई भी पकी हुई चीज हमको खाना है। इस बात का ध्यान रहे। और ये क्यों है और कैसे है वो हम लंच के बाद के सेशन में साइंटिफिकली समझेंगे, लेकिन हमको सलाद पहले खाना है। और भोजन से पहले किसी को पानी नहीं पीना है, बीच में पानी नहीं पीना है, और भोजन खाने के बाद 1 घंटे तक किसी को पानी नहीं पीना, याद रहे। ओके, ये खाने पे जा रहे हैं, लेकिन इसमें आज हम थोड़ा सा हरा धनिया देने वाले हैं। तो हरा धनिया मैं आपको बता देता हूं। अगर हरा धनिया हमारे पेट में 100 ग्राम जाता है तो 3.3 मिलीग्राम प्रोटीन, 0.6 मिलीग्राम फैट्स, 6.3 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2.3 मिलीग्राम मिनरल, 184 कैल्शियम, 64 मैग्नीशियम, 71 फॉस्फोरस, 18.4 ये है आयरन, 58.3 सोडियम, 256 पोटेशियम, 49 गंधक आयोडीन, 43 क्लोरीन, और एकदम बढ़िया चीज है 11,530 मिलीग्राम विटामिन ए, आंखों का नूर। अगर कोई भी आदमी, और उसमें विटामिन सी है 135। ओम शांति। हम पहले सलाद खाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सूक्ष्माति सूक्ष्म हर पल 5000 साल तक जिन आत्माओं के अंदर माया के सामने लड़ने का ताकत है, पावर है, वाइटल फोर्स है, जो आत्माएं 5000 साल तक जिंदा रहती है। अरे आत्मा तो कहाँ मरती है, आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन आत्मा में दृढ़ता से भरा हुआ संस्कार जो 5000 साल तक जिंदा रखते हैं और संसार में अपने इर्द गिर्द सभी आत्माओं को अथाह सुख देते हैं। ऐसे प्यारे खुशबुओं को फिर से पंकज भाई का नमस्कार। ये सारा का सारा गुलदस्ता है कमल पुष्प का, गुलाब के पुष्पों का, सारे गुलदस्ते सब में से खुशबू आ रही है और ये खुशबू चलेगी 5000 साल तक। हा हा, कितनी बड़ी बात है। सोचे तो बात तो सही है, बात तो सही है। हम है मास्टर ब्रह्मा जी। हम है इस धरती पर विधि विधान करने वाले विधाता। भगवान ने हमारे हाथ में कलम दिया है और हम अपनी आत्मा के अंदर श्रेष्ठ कर्मों की कलम से कर्म को लिख रहे हैं। फिर से ऐसी महाबलवान महाचतुर आत्माओं को पंकज भाई का नमस्कार। तो पंकज भाई के पास आज से 6 साल के पहले मैं यहाँ से जाता था। जूनागढ़ से आगे एक मेंदरडा गांव है। वो मेंदरडा गांव में हमारा ब्रह्मा कुमारी केंद्र है। जेतपुर में एक दफा मेला लगा था। वो मेले में उस वक्त मैं आईपीसीएल में सर्विस करता था। मैं गया था मेले में सेवा करने के लिए, क्योंकि वो मेला था हेल्थ एग्जीबिशन। वे हेल्थ मेरा विषय था, इसलिए हेल्थ एग्जीबिशन में खास समझाने का मुझे अच्छा आता था, इसलिए मैं वहां गया था। वहां मैं गया तो काफ़ी सुबह से ट्रैवल करके शाम को करीब 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे। स्नान करके वहाँ शाम को बस रूम में बैठे थे। तो वहाँ आप शायद नाम जानते होंगे और पर्सनली मिले भी होंगे, दुष्यंत भाई मोदी करके एक आदमी है जो यहाँ पे योगा वगैरह कभी सिखाते हैं। ढिन टिक टिक ढिन टिक टिक ढिन टिक टिक टारारा।
उन्होंने मेरे को देखा, अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आ गए हो। मैं बोला क्या बात है? बोले आपका मैं पहचान कराता हूँ बहन जी से, जेतपुर में दमयंती बहन शायद उनका नाम है। तो मैंने बोला अभी मेरा पहचान प्लीज़ मत कराओ। उन्होंने बोला नहीं नहीं पहचान क्यों नहीं कराने का? मैं बोला प्लीज़ मेरे को पहचान मत कराओ, मुझे मैं यहाँ पे आया हूँ सेवा करने के लिए एग्जीबिशन में। बोलते नहीं 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 आपका पहचान तो कराना पड़ेगा। तो मेरे को पकड़ के लेके गए बहन जी के पास। बोलता है डॉक्टर साहब ये नेचुरोपैथी का डॉक्टर है और बहुत बढ़िया लेक्चर देते हैं। मैं बोला नहीं नहीं बहन जी ये बात गलत बोल रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं आता है। तो बहन जी और सभी लोग बैठे हुए थे। तो बहन जी ने बोला ठीक है तो 10 मिनट बोलो ना, इसमें क्या है, 10-15 मिनट अभी बोलो। मैं बोला अभी 10:30 बज गए हैं और आप मुझे 10-15 मिनट बोलने के लिए, मैं पूरा दिन थका हूँ, आप चाहें तो मैं कल बोलूँगा। बोलते नहीं नहीं अभी बोलो। उस वक्त शिविर थी, डॉक्टर्स की शिविर थी, क्योंकि हेल्थ का एग्जीबिशन था और 40 डॉक्टर वहाँ पे आए हुए थे। वो सभी भी बैठे हुए थे रात्रि के समय पे खाना खाने के बाद में। और ये मैं भाई मेरे को लेकर के गए, मेरे को यहाँ सल्ली पे बुला के बिठा दिया। तो बहन ने बोला जरा आप बोलो, 15 मिनट बोलो। मैंने लेक्चर शुरू किया और 10 मिनट में माइक नीचे रख दिया। 15 मिनट पूरी बोला नहीं, 10 मिनट में सारे के सारे डॉक्टर लोग, 40 डॉक्टर थे, सभी लोग बोलने लगे हम आपका लेक्चर अभी ही सुनेंगे। मैं बोला भाई मैं तो बहुत आज थक गया हूँ, इतना ट्रैवल करके आया हूँ और मैं अभी नहीं बोल सकता, आप प्लीज़ मेरे को माफ़ करो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको अभी ही लेक्चर देना पड़ेगा। मैंने बहन जी को रिक्वेस्ट किया बहन जी प्लीज़ आप मुझे। तो दूसरे दिन सुबह में फिर बहन जी ने, फिर उन लोगों ने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब आपको कल आपको लेक्चर देना है। अब मैं तो वहाँ दूसरी सेवा में गया था और दूसरे सारे डॉक्टर्स वगैरह सबका प्रोग्राम्स बना हुआ था, अब इसमें मैं कैसे घुस जाता। तो मैंने सभी डॉक्टर को बोला अगर आपको मेरा लेक्चर ही सुनना है तो आपको बहन को बोलना पड़ेगा, अगर बहन कुछ प्रोग्राम में कहाँ पे मेरा एडजस्टमेंट करेगी तो मैं बोलूँगा। तो सारे के सारे 40 से 40 डॉक्टर जाकर के बहन को मिले, बोले हम कल सुबह किसी का लेक्चर सुनने वाले नहीं हैं, आपके जितने भी लेक्चर है वो सारे कैंसल, हमको ये डॉक्टर साहब का लेक्चर सुनने का है। और सच्ची में दूसरे सभी लेक्चर कैंसिल हुए और मेरा लेक्चर 3 दिन चला, 2.5 घंटा डॉक्टर्स के सामने। जेतपुर के डॉक्टर वाधवानी साहब एमडी डॉक्टर है, उनका बहुत बड़ा क्लिनिक है। वो तो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि 3 दिन तक उन्होंने अपना क्लिनिक ओपन नहीं किया था। बोले नेचर क्योर के अंदर इतना शक्ति है और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं, इतना उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया। ऊपर वाले की कृपा से करीब 37 जितने डॉक्टर्स जेतपुर में ये हमारे लेक्चर के बाद बाबा के ज्ञान में चलने लग गए। अभी रिसेंटली एक जगह पे प्रोग्राम हुआ था, वहाँ डॉक्टर लोग सभी मिले और यहाँ मधुबन में जब प्रोग्राम था डॉक्टर वाधवानी साहब आए तो मेरे को ऐसे पकड़ के ओहो डॉक्टर साहब आप इधर आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। अभी जो कैट का प्रोग्राम चला ना उसमें मैं भी आया था, तभी वो डॉक्टर साहब मुझे मिले, बहुत खुश हो गए। पॉइंट कहाँ पे आता है कि जहाँ सत्य है, भगवान ने कहा है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य स्वयं सिद्ध होता है। व्यक्ति कोई भी हो, निमित्त कोई भी हो, उसके पास सत्य होना चाहिए। तो वहाँ से ये जूनागढ़ से आगे मेंदड़ा गांव की 2 बहनें वहाँ आई थी, उन्होंने मेरा लेक्चर सुना। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारे जो सेंटर की बड़ी बहन है इंचार्ज, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपको प्लीज़ हमारे वहाँ चलना होगा। मैं बोला मैं नहीं चल सकता, आप उनको यहाँ पे बुलाओ। फिर उन्होंने वहाँ पे बुलाया, काफ़ी उनका वज़न था, अभी भी उनका वज़न तो है, लेकिन उनके शरीर में प्रॉब्लम्स क्या क्या थे अगर मैं आपको समझाऊं तो आप सच्ची में कहेंगे। सुबह में 3:45 बजे, 3:30 पौने 4 हो तो तब उनको एकदम गहरी नींद आती थी। 5:30-6 बजेंगे तो नींद उड़ जाती थी। बराबर 6:30 पौने 7 हो जाए तो उनका गला बंद हो जाए और 9-9:30 बजे तो उनका गला खुल जाए। मतलब योग करने का टाइम हो तब उनको नींद आ जाए।
जब मुरली चलाने का टाइम हो तब उनका गला बंद हो जाए। अब वो बेचारी बहन सेवा करे तो कैसे करें, और उनके शरीर में एक पता नहीं कैसा किसी प्रकार का परिवर्तन आता था। आप सुबह से देखो उनको दोपहर तक तो इतना शरीर मोटा कि ओहो हो, जिसके बाद मम्मा की तरह, और दोपहर के बाद में शाम तक देखो तो एकदम पतला शरीर। अरे इतने सारे उनके रिपोर्ट्स वगैरह थे, लेकिन वो पता नहीं, किसी डॉक्टर साहब को पता नहीं चलता था क्या हुआ है इनको। तो मैंने उनको देखा, मैं बोला ये चैलेंज है। लेकिन मेरे घर से बड़ौदा से करीब करीब 350 किलोमीटर का डिस्टेंस। मैंने अपने दिमाग में बाबा से बात किया, बाबा ने मेरे को समझा दिया, अच्छा ठीक है। तो मैंने क्या समझा कि 10 दिन का मैं छुट्टी रखूं, 10 दिन में एग्जीबिशन में जाऊं, ऐसे कितने एग्जीबिशन करूं। समझो कि 10 दिन का एग्जीबिशन हो और रोज के मैं इतने आदमी को अगर समझाऊं अपने तरीके से, और सारे मतलब कि 10 दिन के प्रोग्राम के अंदर मैं समझो 1000 आदमी को समझा पाता हूं, तो 1000 में से शिविर कितने करेंगे, और शिविर करने के बाद में कितने लोग प्रैक्टिकली क्लास में आएंगे, तो कितने मेरे राज्य में आएंगे। मैंने सोचा ये रास्ता ठीक नहीं, दूसरा रास्ता अपनाओ। क्यों कि जो बाबा का बच्चा बना हुआ है और जो एक्चुअली सेवा में लगा हुआ है, जो भगवान को जानता है, अगर वो ही परेशान है और वो ही बीमार है, अगर उन्हीं को ठीक कर दे तो वो जितनी भी सेवा अच्छा होने के बाद में करेंगे, उन सब का कमीशन पंकज भाई को मिल जाएगा। मैंने उस बहन के पीछा लगा दिया और करीब 3.5-4 साल तक उनके केंद्र पे जाता रहा, वहाँ रहता, खाता पीता, और वहाँ स्वामीनारायण का मंदिर था, वहाँ मैंने कंसल्टिंग शुरू किया और काफ़ी पेशेंट गांव-गांव के लोग आने लगे। वहाँ मुझे कमाई बहुत कम होती थी, लेकिन मुझे कमाई नहीं करती थी क्योंकि आईपीसीएल में मैं जॉब करता था, मेरी तनख्वाह काफ़ी थी। मेरी युगल भी आईपीसीएल में जॉब करती थी, हम दोनों की तनख्वाह इतनी थी कि हम खा नहीं सकते थे। तो हमको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो हम तो पैसे के लिए नहीं जाते थे, लेकिन हम तो धन ढूंढते हैं ना, यही तो हमने सोच लिया कि ये बराबर है। तो जितना भी धन आता था वहाँ भंडारे में डाल देने का, और बस उनकी सेवा करने का, उनको समझाते जाने का। ट्रीट करते 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 वो इतनी अच्छी हो गई कि अभी वो बहन इतनी अच्छी है कि काफ़ी उन्होंने गीता पाठशालाएँ खोली, और वो खुद भी सेवाएँ करने के लिए चारों तरफ जाती है और खुश में रहती है। वहाँ पे एक शारदा बहन करके टीचर उनको मेरे पास लाए। वो शारदा बहन की उम्र 42 ईयर्स होगी। अब उनको लाए जीप के अंदर, और जीप में स्ट्रेचर, और स्ट्रेचर के अंदर जीप में वो शारदा बहन को रखा था। 5-6 आदमी उठा करके उनको नीचे रखा, और मैं जहाँ बैठा था वहाँ उसी गांव में एक डॉक्टर साहब, उनका नाम है रसिक भाई ओझा। रसिक भाई ओझा और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। वो बहनों ने पहचान करवाई कि ये भी बाबा के ज्ञान में आते हैं, और उनके और हमारी कम्युनिकेशन हो गई। तो उनकी वाइफ को भी घुटने का दर्द था, उनको इलाज बताया तो वो अच्छे हो गए। तो उन्होंने अपना फर्स्ट फ्लोर, बापा ने पग खुलना नीचे रखवाना, पग नीचे रखवाना, तो वो डॉक्टर रसिक भाई ओझा ने उनका फर्स्ट फ्लोर जो है वो हमको दे दिया। डॉक्टर साहब जब भी आप 1 महीने में इधर आओ तो हमारे यहाँ पे आपको बैठने का, पेशेंट लोगों के लिए फ्री। अच्छा, वहाँ पे मैं बैठता था तो ये बहन को देखने के लिए नीचे आया, आकर के देखा, उसको नीचे उतारा तो पूरा शरीर एकदम जकड़ा हुआ, उंगली बुंगली, हाथ बात, सिर बीर कुछ भी घूमता नहीं है, खाली आंखें ही हिलती है। अरे बाप रे! मैंने बोला इतना सारा गोडाउन, पंकज भाई अभी तुम कुछ अच्छा सीखे भी नहीं हो, और इतने सारे गोडाउन को कैसे ठीक करोगे? फिर बाबा से बात किया, बाबा ये इतना सारा मटेरियल भरा पड़ा है, सब जोड़ फिक्स हुए हैं, 13 साल से ये लेडी बेड के ऊपर है, टट्टी पेशाब अंदर बेड में कर रही है, और आप इसको मेरे सामने लेकर के आए। आपको पता है मैं डॉक्टर नहीं हूं, आपको ये पता है कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूं। बाबा ने फट से मेरे को छटाक से टपली मारा, ए बच्चे चलो आगे बढ़ो तुम। मैं बोला ठीक है। फिर
मैंने बोल दिया मैं इसको ठीक कर दूंगा। मैं बोला मैं इसको ठीक कर दूंगा। मैंने बोला शारदा बहन आप ठीक हो जाएगी। लेकिन वो शारदा बहन मेरे को बोल रही थी, डॉक्टर साहब वो एक हमारे गांव की लेडी है, उसका घुटना आपने बहुत अच्छा ठीक कर दिया था। वो घुटने वाली लेडी मेरे पास आई, उसने बोला कि मेरा घुटना अच्छा हो गया। मैंने सोचा आपका घुटना अच्छा हो गया तो मेरे भी घुटने और सारे जोड़ अच्छे हो जाएंगे, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। मैंने बोला देखो आप मेरे पास आई तो हो, लेकिन मेरा रास्ता बहुत कठिन है, बहुत परहेज करना पड़ता है। तो उस लेडी ने मेरे को बताया, डॉक्टर साहब एक कांच का ग्लास ले लो और वो कांच के ग्लास लेकर के आप मेरे नज़र के सामने इसके अंदर पेशाब कर लो। अगर आप कहोगे कि ये पेशाब पीने से मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं वो पी जाऊंगी। मुझे अच्छा होना है। इसकी डिटर्मिनेशन देख करके मुझे लगा कि यस इसके पास दृढ़ता है। और इसकी ट्रीटमेंट 1 साल और 4 महीना किया। वो लेडी इतनी अच्छी हो गई है कि उसके गांव लिलिया करके उसका गांव है, लिलिया गांव से 8 किलोमीटर दूर उसकी स्कूल है, वो टीचर है। अभी वो चल के जाती है और चल के आती है। तो इतनी शक्ति हमारे ये खाने के तरीके में है। इसलिए हमारे सन्मुख माया तो आएगी, लेकिन माया वार करे इसके पहले हम उसके पर वार करेंगे। माना गुलाब जामुन आएगा, मीठा भात आएगा, पकोड़े आएंगे, नाश्ते आएंगे, जात जात की वैरायटियाँ यहाँ बनती है, वो सब कुछ आएगी। लेकिन मुझको चोर नहीं कहना चाहिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे काले कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ज्ञान के दर्पण में हम अपने आप को देखेंगे। बहुत थोड़ा समय है जिसमें हम कुछ छोड़ रहे हैं, बहुत थोड़ा समय, संगम का समय। और हम है तो कौन? ब्रह्मचारी। हम है कौन? सन्यासी। हम है कौन? त्यागी। हम है कौन? संसार को तारने वाले। और थोड़ा हम नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूं हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। संगम का ये थोड़ा समय अगर हम अपने आप को संयम में रखते हैं तो इसके सामने 5000 साल में से बाबा ये कहता है कि आधा सुख और आधा दुख ऐसा नहीं, 3 गुना सुख और 1 ही गुना दुख आपको मिलता है। अब इतना सुख जब हमको सामने मिलने वाला है और थोड़ा समय हम संयम कहते हैं और हम कहते हैं छोड़ते हैं। सॉरी, हम छोड़ते नहीं हैं, हम पाते हैं। ठीक है कि गलत है? एकदम ठीक है। तो दोस्तों अभी हम शुरू करेंगे, वो ये है कि ये एक डर हमारे दिमाग में लोगों ने डाल दिया है। कौन सा डर? कि हमारे शरीर में जीवाणु चले जाते हैं और जीवाणु हमारे शरीर को कुछ न कुछ गलतियां कर देते हैं और हमारे शरीर को मार देते हैं। इसलिए जाने वाले जितने भी जीवाणु शरीर में हैं उनको मार डालो। तो मलेरिया का मच्छर ने, टाइफाइड का मच्छर ने, न्यूमोनिया का मच्छर ने, डेंगू का मच्छर ने, ये टीबी के जंतु ने, ये कैंसर के जंतु ने, इसके जंतु ने, फलाने जंतु ने। लेकिन हमारे मेडिकल साइंस में ये संशोधन हो चुका है कि कोई भी जंतु हमारे शरीर को मार सकता नहीं है। अगर इतना भय हमारे दिमाग से निकल जाए तो हम बन गए 5000 साल के अंदर बहादुर विश्व कल्याणी आत्मा। ये जम हमारे शरीर में कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिकल एग्जाम्पल दूंगा। जैसे एक बहुत बड़ा हमारा महल है और उसमें एक बहुत बढ़िया किचन है। उस किचन में रसोई बन रही है और आज हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। तो मेहमान सब घूमने के लिए गए हैं और मेहमानों के बच्चे घर में हैं।
अब बच्चे खेल रहे हैं और बीच बीच में किचन के अंदर आते हैं, बिस्किट मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं, खाना मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मेहमान सब घूमने को गए हुए। अब बच्चे आते हैं तो गर्मी का मौसम है, आम का रस निकाला हुआ है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बनाई हुई हैं। अब कोई बच्चा अंदर आता है, कहता है हमको भी अभी रस दो, वो रोता है, उसको रस दिया जाता है, वो रस खाता है, कहीं थोड़ा इधर इधर गिरा देता है। कुछ बच्चे चॉकलेट खाते हैं, कुछ बच्चे बिस्किट खाते हैं, तो चारों तरफ किचन में खेलते हैं और गिरा देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को खाने के लिए बाहर से मक्खियाँ आ जाती हैं। अब जो बहनें, जो घर की, जो फैमिली की जो मेन थी, जो खाना वाना पका रही थी, उन्होंने देखा, अरे बच्चे लोग, तुम लोगों ने क्या कर दिया, ये इतने सारी मक्खियाँ अंदर आ गई, अभी मेहमान आएंगे देखेंगे तो क्या होगा। तो 2-3 बहनें थी, उनमें से एक बहन ने कहा, हटो हटो हटो, तुमको समझ में नहीं आता, मैं ठीक कर देती हूँ। तो उसने एक बड़ा सा कपड़ा लिया जो लकड़े के साथ बंधा हुआ था, वो लकड़े का कपड़ा लेकर के वो मक्खियाँ को छटक 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 मारना शुरू कर दिया। 2, 4, 6 मक्खियों को उसने मार भी दिया, लेकिन अचानक से उसकी जो कपड़ा था वो आम के रस के तपेले के ऊपर लग गया। अब वो पूरा आम का रस का तपेला किचन में गिर गया। दूसरी बहन बोलती है, अरे डफर, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं करने का था, हट हट जा। उसने फटाक से एक बढ़िया बैगन स्प्रे का पूरा भरा हुआ निकाला और फटाफट लगा, चिचक 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 चिचक, चारों तरफ किचन के अंदर बराबर उसने तो एकदम दवाई छिड़क दी। सारी मक्खियां मर गई। लेकिन आपके सामने दृश्य है किचन में पड़ा हुआ बिस्किट, चॉकलेट, ये सब का गंध। इसके बाद में पहले कपड़े से मारी हुई कुछ मक्खियाँ, और इसके बाद में गिरा हुआ आमरस, और इसके बाद में छिचक करके मारा हुआ सारी मक्खियाँ, और उसके साथ और क्या आया है? हैं? वो दवाई का जहर भी पूरे किचन में आ गया। अब किचन का नजरिया देखो कैसा है। सच में उस किचन में से मक्खी को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए था? सजनी बहन, पोछा मारने का था। अरे इतना सरल तरीका पोछा मारने का, और ये हम क्या कर रहे हैं? इतनी सारी जहरीली दवाइयाँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये जहर हम शरीर में डालते हैं। फिर इससे आंखें चली जाती है, इससे किडनी बिगड़ जाती है, इससे डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है और आदमी परेशान हो जाता है। बाल निकल जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, उसके नाखून निकल जाते हैं, चमड़ी उखड़ जाती है, अंदर छाले पड़ जाते हैं, फफोले हो जाते हैं, आदमी चल नहीं पाता है, और हम कहते हैं हम इसको बचा देंगे। केमो देते हैं, रेडिएशन देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आदमी हमारे नज़र के सामने ही इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर 5-5, 7-7, 10-10 MD, FRCP, लंदन, जापान, फ्रांस, अमेरिकन डॉक्टर खड़े होते हैं, और उनके सामने ही आदमी 25 साल का, 30 साल का, 45 साल का दम तोड़ देता है, और कोई उसे बचा सकता नहीं है। होगा कैसे? किचन तो अंदर से भर दिया है, कैसे होगा? तो शरीर में ये जीवाणु आते क्या हैं? मक्खियां आई क्यों, मेरे को ये बताओ। मक्खियों का खाना घर में था। ठीक उसी तरह हम सुबह से रात तक खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो हमारे हर एक सेल, कोष, हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल है। हर एक सेल हमारी तरह उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, प्रजनन करता है, टट्टी पेशाब भी करता है। तो उसके कर्म से जितना भी कचरा पैदा होता है, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इंग्लिश में कहते हैं, उससे जो कचरा पैदा है वो कचरा लगातार शरीर में से बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ साथ जितना हम गलत खाना खाते हैं, मतलब एक खाना और दूसरा खाना एक कॉम्बिनेशन जो रॉन्ग है, वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना क्या कि भाई एक इतना बड़ा ड्रम भर के दूध है, उसमें एक खाली ड्रॉप नींबू का डाल दो, दूध का क्या हो जाएगा? फट जाएगा।
ऐसे ही हम इस ड्रम के अंदर, ये छोटे से बर्तन के अंदर जितनी भी चीज़ें आमने सामने रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाली डालते हैं, उससे हमारा आहार सड़ जाता है, और सड़े हुए आहार से सड़ा हुआ पदार्थ शरीर को मिलता है। वो सड़ा हुआ पदार्थ जहाँ तहाँ शरीर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और वो लगातार पड़ा रहता है। उन्हीं पदार्थों को खाने के लिए हमारे शरीर में बाहर से जम आ जाते हैं। खाते किसको है? उन पदार्थों को। मक्खियाँ क्यों आई? आम का रस चूसने को, बिस्किट खाने को। ऐसे ये जम कहाँ से आए? बाहर से आए। बाहर कहाँ होता है? जो हमको ये पूरा खाली नजर आता है, वो खाली नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है कि एंटायर जो कॉस्मिक है, इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो जीवित शेल है, कहाँ भी खाली नहीं है। हाँ जी, राइट। पांव खुला करो। तो ये जो जम है वो तो हर एक जगह पे है। हमारे इस विज्ञान में लिखा हुआ है, एक सांस लो 14,000, एक सांस बाहर फेंको 14,000, एक सांस लो 14,000, एक बाहर फेंको 14,000, लगातार। माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोजाइमा, मतलब इतना बारीक होता है कि सामान्य जो हमारा वो दूरबीन वगैरह लगाएंगे उससे भी नहीं दिखाई देता है, इतने वो बारीक होते हैं। और वो लगातार अंदर जाते आते रहते। लेकिन उनका रोल कैसा है कि हम जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा छोटे से बच्चे में आती है, फिर शरीर बड़ा होता है, शिशु, किशोर, युवा, आधेड़, वृद्ध, और फिर उसके बाद में होता है शरीर बढ़ता है। फिर कभी पुरुष का शरीर मिलता है, कभी स्त्री का शरीर मिलता है, लेकिन हर एक जगह पे अलग अलग शरीर। आत्मा कभी मरती? आत्मा तो जिंदा ही रहती है। ठीक उसी तरह इन जम को जला दो या कुछ भी करो, उन्हें जहर दे दो, लेकिन वो मरेंगे। उनका उस वक्त शरीर छूट जाएगा, फिर से उनकी आत्मा दूसरा रीबर्थ लेगी और जहां खाना पड़ा है वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि उनको भूख तो लगती है। तो कुदरत के अंदर करिश्मा कैसा है कि कुदरत में अंदर करिश्मा ऐसा है कि जहां भी जो गंध पड़ा है उस गंध को खा जाना और उस गंध को प्रकृति के मूल रूप में परिवर्तित कर देना। ये जो जीवाणु है, ये दो प्रकार के जीवाणु होती हैं। सेप्रोफाइटिक जीवाणु जो जीवन रक्षक होते हैं, मतलब वो चीजों को खा देते हैं। जो बेकार चीजें हैं, जैसे लकड़ा खत्म हो गया है, लोहा पड़ा है, उसको खा जाएंगे, लकड़े को टर्माइट खा जाएगी। ऐसे ही जितनी भी गंदी चीजें हैं उनको खा जाना और उनको खा करके उसका शिट बना के धरती में मिला देना, मतलब पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व में फिर से मिलित कर देना। और दूसरे जो जीवाणु है वो पैरासाइटिक जीवाणु है, मतलब वो मरे हुए मृत देहों को खाते हैं। धरती पर जितने भी डेड बॉडी, समझो कुछ जम्स मर जाएंगे तो जम्स को खाने वाले दूसरे जम्स होते हैं। समझो कुत्ते मिल जाए, गधे मर जाए, बिल्ली मर जाएगी, हम सभी भी अचानक अंतिम समय पे जब मर जाएंगे तो हमारे शरीर को जम खा करके इस मिट्टी में गाड़ देंगे। तो बाबा ने बताया कि हमारी धरती में, मतलब जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। मतलब पूरे विश्व में से अनेक आत्माएं अपने शरीरों को लेकर यहाँ आएगी, यहाँ मर जाएगी और उनका शरीर हमारे भारत देश की धरती के अंदर गड़ जाएगा और हमारे भारत देश की धरती सोना उगलेगी। और चारों तरफ से जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए हैं और हाइब्रिड्स बियारण जो ढूंढ निकाले हैं, वो यहाँ पर इंडिया में लेकर के आएंगे, वो धरती पर फैल जाएंगे। फिर हमारे पास तो रास्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो पुष्पक विमान में घूमने वाले हैं, इसलिए रास्ते नहीं चाहिए। इसलिए सारी धरती के ऊपर जंगल जंगल बन जाएगा। आपके मन में कुछ मीठा चीज़ खाने की इच्छा हुई, और जैसे मीठा चीज़ खाने की इच्छा हुई और पुष्पक विमान में आप बैठे होंगे, आप वहीं पे उतरोगे और वहाँ पर पपीता ऐसा छुओगे तो काटोगे, इतना मीठा पपीता, आहा हा 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 हा।
तो ये जो दूसरे जीवाणु है, ये दूसरे जो जीवाणु है वो खा जाते हैं डेड बॉडीज को, मनुष्य को नहीं खाते हैं, जिंदा को कोई खाता नहीं है। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट, मतलब अभी जो कंसेप्ट फैला हुआ है ये जीवाणु को जो मारने का है, वो बेसिकली गलत है, वो राइट नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि कोई भी जीवाणु रोग उत्पन्न करता नहीं है। मक्खियां आई कब? जब कचरा पड़ा था। शरीर में रोग पहले ही होता है और फिर जीवाणु आता है। इसलिए पहले जो पड़ा रोग का पदार्थ है, अगर उनको आप शरीर में से हटा दो तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ बन जाता है। इसलिए इस